हेलो एंड वेलकम बैक टू रोबोटिक्स 101। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अगेन ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, दिस इज़ अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। इसको आप RRP रोबोट भी बोल सकते हो, बिकॉज ये जो फर्स्ट जॉइंट है दिस इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट, जो कि एक रेवल्यूट जॉइंट ही होता है। सो दिस इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट, दिस सेकेंड जॉइंट इज़ अ रेवल्यूट जॉइंट, और ये जो थर्ड जॉइंट है दिस इज़ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इस स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट की फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को डिराइव करना है। आफ्टर दैट यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। x1 50 mm है, ये वाला डिस्टेंस 50 mm है। x2 यानी कि ये वाला डिस्टेंस दैट इज़ 40 mm। और आपको लास्ट में जॉइंट वेरिएबल गिवन है, दैट इज़ 90 डिग्री, -45 डिग्री एंड 100 डिग्री। After obtaining the forward kinematics model, you have to obtain the orientation and the position of the tool point. This is the tool point with respect to the fixed frame. जो fixed frame है उसके रिस्पेक्ट में टूल पॉइंट का पोजीशन एंड ओरिएंटेशन फाइंड आउट करना है व्हेन वी आर गिवन दीज 5 वैल्यूज, यानी x1 x2 और q की वैल्यू हमारे पास है। उस केस में आपको एंड इफेक्टर का पोजीशन एंड ओरिएंटेशन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका काइनेमेटिक डायग्राम बना लेंगे इन दी होम पोजीशन। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई आवर होम पोजीशन। सबसे पहले हमको इसकी होम पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। सबसे ईजीएस्ट वे है, आप जितने भी रोटरी वेरिएबल्स हैं यू पुट इट इक्वल टू 0। हमने θ1 को 0 कर दिया, θ2 को 0 पुट कर दिया, और जितने भी ट्रांसलेशनल और प्रिज्मेटिक या फिर लीनियर वेरिएबल्स हैं उनको आपको आइदर पुट इट इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू। ये अपनी हो गई होम पोजीशन। अब इस होम पोजीशन में यहाँ पे जो एंगल है θ1, ये एंगल 0 हो जाएगा। ये जो एंगल है J2 जॉइंट 2 पे θ2, ये एंगल 0 हो जाएगा। ये एंगल हमारा मेजर्ड है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से अपने लिंक 3 के मिडिल पे जो लाइन जा रही है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा दैट इज़ θ2। और जब आप θ2 को 0 कर दोगे तो ये जो अपना रेड कलर में लिंक है, लिंक 2 और लिंक 3, ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे इस टाइप से। ठीक, ये ऐसे हो जाएंगे जब हमारा θ2 0 हो जाएगा। हम जो होम पोजीशन पे काइनेमेटिक डायग्राम बनाएंगे उसमें हमारा लिंक 2 और लिंक 3 दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे लाइक दिस। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपना स्टेप 2 में जस्ट मेक दी काइनेमेटिक डायग्राम। काइनेमेटिक डायग्राम आपको बनाना है होम पोजीशन में। ठीक, काइनेमेटिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना ये जो फिक्स्ड लिंक है, यानी लिंक 0। लिंक 0 बनाने के लिए सबसे पहले हमने बना ली इसकी एक स्ट्रेट लाइन। ये हो गया अपना ग्राउंड या फिर फिक्स्ड लिंक। इसके बाद जो हमारा सेकंड लिंक है, ये लिंक 0 पे जो कि ब्लैक में है, और ये जो लिंक 1 है जो ब्लू में है, इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे एक जॉइंट बन रहा है जिसको हम ट्विस्ट जॉइंट बोलते हैं। अभी हमको लिंक 1 और लिंक 0 और लिंक 1 के बीच में ट्विस्टिंग जॉइंट बनाना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस ऊपर उठा लेते हैं। ये एंटायर ब्लैक पोर्शन इज लिंक 0। अब हमको एक ट्विस्टिंग जॉइंट बनाना है। मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर ली है ट्विस्ट जॉइंट की। ये हो गया अपना ट्विस्टिंग जॉइंट। लाइक दिस। ठीक, ये जो एंटायर ब्लैक पोर्शन है दिस इज लिंक 0, और इसके ऊपर यहाँ से ऊपर का पार्ट जो है दैट इज लिंक 1। अब लिंक 1 में हम देख रहे हैं कि जो सेंटर है, सेंटर से राइट साइड में कुछ ऑफसेट है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज x1, ये आपको यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली यहाँ के सेंटर से ये
वर्टिकली भी कुछ ऑफसेट पे है और ये जो डिस्टेंस है दैट इज x2। सो जॉइंट 1 और जॉइंट 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा x1 और x2 होगा। सो इसको हम यहाँ से बना सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम इसके सेंटर से ये आगे वाले लिंक तक, सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू x2 अपने क्वेश्चन से। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस x2 है और ये वाला डिस्टेंस अपना x1 है। सो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस वाले डिस्टेंस को। अगेन ये जो ड्राइंग है दिस इज़ नॉट अप टू स्केल, ये खाली सिंबॉलिक हमने बनाया है। सो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो x1 के बराबर होगा। उससे पहले हम देखेंगे जो अपना जॉइंट 2 है, सो दिस इज़ अ रेवल्यूट जॉइंट। सो इस पॉइंट पे हम अपने रेवल्यूट जॉइंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट बना सकते हैं। सो सिंबॉलिकली अपना ये रेवल्यूट जॉइंट हो गया। सो ट्विस्ट जॉइंट से रेवल्यूट जॉइंट तक के सेंटर का डिस्टेंस अलोंग दिस डायरेक्शन, सो ये अपने क्वेश्चन में हमको गिवन है दिस इज x1। ठीक है, सो अगर ट्विस्ट जॉइंट से रेवल्यूट जॉइंट तक के सेंटर का डिस्टेंस अलोंग दिस डायरेक्शन ये हमें x1 गिवन है, हमने वहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब अपने लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में जो हमने रेवल्यूट जॉइंट बनाया था, उसके बाद लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में देयर इज़ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। सो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ एक लेंथ है, इसको हम शो कर लेते हैं। सो ये अपने डायग्राम में हम एक स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं लाइक दिस, और इसके आगे अपना सिलेंडर होगा। सो वी कैन जस्ट मेक अ सिलेंडर लाइक दिस। सो ये अपना लिंक 0 था। दिस एंटायर पोर्शन यहाँ से लेके, मतलब ये ट्विस्ट जॉइंट से लेके ये 90 डिग्री का बैंड है, ये सेम लिंक है ये, और यहाँ तक रेवल्यूट जॉइंट तक ये पूरा पोर्शन दिस इज लिंक 1। उसके बाद ये रेवल्यूट जॉइंट से प्रिज्मेटिक जॉइंट के सिलेंडर तक दिस इज लिंक 2। अब प्रिज्मेटिक जॉइंट के सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन या फिर एक प्लंजर होगा। सो दिस इज आवर प्लंजर जिसको सिंबॉलिकली हमने बनाया है, और यहाँ से अपना नेक्स्ट लिंक बनेगा। सो हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं लाइक दिस, और इसके एंड पे अपना होगा एंड इफेक्टर या फिर टूल पॉइंट जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट करा है। सो ये अंदर के पिस्टन से लेके एंड इफेक्टर तक दिस इज लिंक 3। सो ये हो गया अपना काइनेमेटिक डायग्राम इन दी होम पोजीशन। नाउ हम जो जॉइंट्स हैं उसको मार्क कर सकते हैं। सो बिटवीन लिंक 0, ये अपना लिंक 0 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिंक 1 है। सो लिंक 1 और लिंक 0 के बीच में जो जॉइंट हुआ है ये वाला जॉइंट, सो दिस इज J1। ठीक, सिमिलरली लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में जो जॉइंट फॉर्म हुआ है दिस इज जॉइंट 2 J2। सिमिलरली लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में जो जॉइंट फॉर्म हुआ है दैट इज जॉइंट 3। नाउ अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम वी कैन जस्ट मेक द जॉइंट एक्सेस। सो जॉइंट एक्सेस बनाने के लिए हम रेड कलर को यूज़ करेंगे। सो ये जो अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है इसकी जो जॉइंट एक्सेस होती है दैट इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक, सो ये हो गया अपना Z0। नाउ सेकंड जो अपना रेवल्यूट जॉइंट है इसकी जो जॉइंट एक्सेस होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच लिंक 1 एंड लिंक 2 इज़ लाइंग। सो लिंक 1 और लिंक 2 अपना कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन पे है। सो जो जॉइंट एक्सेस होगी उसको हम आइदर कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर ले सकते हैं या फिर कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर ले सकते हैं। सो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग जॉइंट एक्सेस J2, यानी कि जो J2 जॉइंट की एक्सेस है उसको वी आर कंसिडरिंग इट टू बी कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डायग्राम। सो हम यहाँ से अपनी जॉइंट एक्सेस को इस टाइप से बना सकते हैं। सो ये हो गई अपनी Z1। नाउ अपना जो ये है प्रिज्मेटिक जॉइंट है जॉइंट 3। सो इसमें जो जॉइंट एक्सेस होती है दैट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन इन विच ट्रांसलेशन इज टेकिंग प्लेस। सो ट्रांसलेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन।
जो हॉरिजॉन्टल है। सो हम अपने जॉइंट 3 की एक्सिस को फ़िलहाल स्टार्टिंग में यहाँ से बना लेते हैं। सो दिस इज़ Z2 और in the same direction we can just make the z axis of the tool frame. So this is z axis of the tool frame or Z3. So अब हमने z axis मार्क कर ली है. Now we have to mark the x axis of the intermediate frame. तो अपने जो ये intermediate frame है Z1 सॉरी फ्रेम 1 और फ्रेम 2, इन दोनों फ्रेम्स की जो एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है इनको हमें मार्क करना है. बिफोर दैट जो अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको मार्क कर लेते हैं. सो जो Z0 है इसके अलोंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ θ1 बिकॉज ये एक ट्विस्टिंग जॉइंट है. जो Z2 है इसके अलोंग अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है θ2 बिकॉज ये एक रेवोल्यूट जॉइंट है. और Z3 के अलोंग सो वी कैन जस्ट मेक इट बाय अ जनरल वेरिएबल. सो Z3 प्रिज्मेटिक जॉइंट है, इसके अलोंग जो मूवमेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज D3. इसको हमें D3 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है. नाउ लेट अस नाउ मेक दी एक्स एक्सिस. फॉर एक्स एक्सिस लेट अस चूज ग्रीन कलर. और जो अपनी एक्स एक्सिस है यानी सबसे पहले फ्रेम 1 की एक्स एक्सिस सो दैट इज x1. इसके लिए आपको x0 और सॉरी इसके लिए आपको Z0 और Z1 को एनालाइज करना होगा. सो Z0 इज़ गोइंग वर्टिकली अपवर्ड और Z1 अपना कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर आ रहा है. सो ये अपने Z0 की डायरेक्शन है और ये अपने Z1 की डायरेक्शन है. सो इस केस में DH एल्गोरिदम बोलता है जो अपना दोनों Z एक्सेस पैरेलल है यानी कि Z0 और Z1 पैरेलल है. सो यू हैव टू टेक x1 इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन नॉर्मल. सो जो अपना ये कॉमन नॉर्मल है इस डायरेक्शन में हम x1 बनाएंगे और द डायरेक्शन ऑफ x1 विल बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब व्हेन वी आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम Z0 टू Z1. यानी कि जब आप Z0 के डायरेक्शन से Z1 की तरफ आ रहे हो सो आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है अलोंग द कॉमन नॉर्मल. सो ये डायरेक्शन अपना जो है x1 का डायरेक्शन हो जाएगा. सो ये अपना हो गया x1. सो दिस इज x1. ठीक है, तो अभी हमने z बना लिया है, x बना लिया है. नाउ यू हैव टू यूज द राइट हैंड रूल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ थर्ड एक्सिस. तो ये थर्ड एक्सिस अपनी इस टाइप से हो जाएगी. दिस इज y1. सो जब आप z1 से x1 की तरफ कर्ल करोगे सो थंब विल पॉइंट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड एक्सिस. सो ये अपना हो गया फ्रेम 1 और ये जो पॉइंट है दैट इज O1. So this is the origin of frame 1. Now we have to mark the different axes of the second intermediate frame. So ये अपना second intermediate frame है, इसकी axis हमें बनानी है. So इसके लिए you have to for x2 you have to analyze Z1 and Z2. So अपनी Z1 है कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर और Z2 है अलोंग दी राइट हैंड साइड यानी कि इस डायरेक्शन में. सो अगर आप Z2 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे लाइक दिस सो ये Z1 को आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. सो अपनी दोनों एक्सेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो टेक्निकली हमको क्या करना चाहिए, इसको इस पॉइंट से मिला देना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिदम जब आपकी Zi-1 और Zi एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है देन दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी दी कॉमन ओरिजिन ऑफ बोथ द फ्रेम्स. यानी कि फ्रेम 1 का भी यही ओरिजिन होगा, फ्रेम 2 का भी यही ओरिजिन होगा. सो ये जो रेड वाली एक्सेस है इसको इस पॉइंट से हमको बना लेना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली ये इस पॉइंट से ही पास हो रही है. सो इसको बनाने के लिए ये जो ग्रीन वाली एक्सेस है x1 इसी के ऊपर Z1 ओवरलैप हो जाएगा. सो ताकि ये कलर दिखे हम इसके पैरेलल बना लेते हैं इस टाइप से. ठीक है, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो. सो ये जो है मैंने बनाया है रफली, इसका मतलब ये है कि इसी पॉइंट से हमारी Z2 भी पास हो रही है और यहाँ से x1 भी है. ठीक, सो ये Z का कलर रेड है और x का कलर हमने ग्रीन लिया है लाइक दिस. तो ये हो गई अपनी Z2 जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है. नाउ इन फ्रेम 2 हमको Z2 पता है और x2 बनाने के लिए बिकॉज Z1 एंड Z2
ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर ये जो प्लेन है यानी कि Z1 और Z2 का प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम अपने x2 की डायरेक्शन को ले सकते हैं, ठीक। सो जो Z1 और Z2 का प्लेन है, सो दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड यानी कि y1 की डायरेक्शन में अपना x2 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको बनाने के लिए, क्योंकि हमारी x एक्सिस है तो हमको ग्रीन कलर लेना पड़ेगा और y1 की डायरेक्शन में ही। सो हम क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो कलर ये मिट जाएगा, मतलब पीछे छिप जाएगा, तो इसी के साथ एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, ताकि दोनों कलर हमको विजिबल हो। इन रियलिटी दोनों कोइंसिडेंट है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। सो ये जो ब्लू वाला है दिस इज़ y1 और ये जो ऊपर की तरफ अपना ग्रीन कलर है दिस इज़ x2। सो y1 और x2 सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली ये ग्रीन वाला x1 और ये जो रेड वाला z2 है, ये दोनों एक ही पॉइंट से निकले हैं O1 से और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। सो अब हमने x2 बना लिया, z2 बना लिया। नाउ हम अपनी y2 को बना लेते हैं। सो y2 का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड ऑर्थोगोनल राइट हैंड रूल। इसके लिए आप z2 से x2 की तरफ जब आप कर्ल करोगे, सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस फिगर एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। सो ये जो अपना डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y2। सो अब हम y2 बना लेते हैं। सो मैं वही करूंगा, मैं इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करूंगा, मैं एक लाइन साइड से बना लूंगा लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये रेड वाली Z1 है और ये ब्लू वाली है y2। सो अपने इस पॉइंट से ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 भी है और सेम पॉइंट से ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 भी है, ठीक है ना, सेम पॉइंट से। तो यहाँ पे अपनी टोटल 6 एक्सेस हैं, 2 एक्सेस इस डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में और 2 इस डायरेक्शन में है। अब बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं ना, वो इस पॉइंट पे ले लेते हैं अपना सेकंड फ्रेम और ऐसे एरो लगा के लिख देते हैं लाइक दिस, इस टाइप से एरो लगा के, और एरो लगा के लिख देते हैं सेम ओरिजिन्स, ठीक है ना। वो भी आप कर सकते हो, बट मेरे को इस टाइप से लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दोनों फ्रेम्स हमारे ओवरलैप कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, कई बार ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस हम लिख तो देते हैं सेम ओरिजिन्स, बट वो बात दिमाग में बैठती नहीं है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि दोनों फ्रेम्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। आप चाहो तो एक ही पॉइंट पे दोनों फ्रेम्स बना सकते हो या फिर कुछ डिस्टेंस पे बना सकते हो सेकंड फ्रेम को और लिख, दोनों में एरो लगा के लिख सकते हो सेम ओरिजिन्स, ठीक है ना। सो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो नाउ हमने अपने इंटरमीडिएट फ्रेम बना लिए हैं। नाउ वी हैव टू मेक दिस इज द बेस फ्रेम। सो Z0 अपना ऊपर जा रहा है, x0 को हम अपने, जो अपना x0 है इसको हम अपने x1 से पैरेलल बना देंगे इन दी होम पोजीशन। सो x के लिए ग्रीन कलर ले लिया और ये Z0 है, सो यहाँ से इस डायरेक्शन में दिस ग्रीन वन इज x1, ठीक। सो ये अपना ग्रीन x1 हो गया और सॉरी x0 हो गया, दिस इज x0, ये x0 हो गया और इसको x1 के पैरेलल बनाए इन दी होम पोजीशन। सो ये हो गया पैरेलल, ठीक है ना। सो दिस ग्रीन एक्सेस इज दी x0 एक्सेस और ये अपने x1 के पैरेलल है इन दी होम पोजीशन। नाउ अब हमको बनाना है y0। सो y0 के लिए वी हैव टू यूज़ दी राइट हैंड रूल और y0 आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो Z0 से x0 की तरफ जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, सो ये जो डायरेक्शन है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ y0। सो यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट इज़ वाई हम इस डायरेक्शन में बना लेते हैं y0 और यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव ऑफ y0, ठीक। सो ये डायरेक्शन नेगेटिव y0 की है, जो पॉजिटिव y0 की डायरेक्शन है वो होगी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, बट बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, क्लटर ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने नेगेटिव y0 शो कर दिया। और इट इज़ वेरी मच इंट्यूटिव, ये देखने से ही पता चल रहा है कि दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y0। सो ये जो अपना पॉइंट आया दिस इज़ ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 और ये जो अपना फ्रेम है दिस इज़ फ्रेम 0। सो ये एंटायर फ्रेम 0 हो गया, यहाँ पे फ्रेम 1 है और फ्रेम 1 के साथ ही फ्रेम 2 ओवरलैप कर रहा है, ठीक। और फ्रेम 3 को बनाने के लिए Z3 का डायरेक्शन
Z2 के साथ है, जो X3 है, X3 कैन बी मेड परपेंडिकुलर टू Z2, सो Z2 के परपेंडिकुलर एंड अलोंग X2, सो इस डायरेक्शन में हम अपने X3 को बना सकते हैं। सो ये हो गया X3 का डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ X3, और यूजिंग द राइट हैंड रूल वी कैन क्रिएट द डायरेक्शन ऑफ Y3। सो जब आप Z से X की तरफ कर्ल करोगे, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Y3। सो ये जो पॉइंट आया अपना, दिस इज ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 एंड दिस इज फ्रेम 3। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपना काइनेमेटिक डायग्राम बना लिया है। ये आज थोड़ा क्लटर हो गया है बिकॉज हमने क्या करा, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस थोड़ा कम लिया है। सो जब आप इसको बनाओगे, सो ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ले लेना, यहाँ तक ले लेना, ठीक है ना। सो आपके जितने भी फ्रेम्स हैं वो ईजिली आ जाएंगे। So now we have to create the DH parameters table. So let me just create the DH table. So DH table को हम यहाँ पे बना लेते हैं। So this is DH table. So DH table बना लेते हैं। So ये DH पैरामीटर टेबल है। So सबसे पहले हम रो 1 को फिल करेंगे। So थीटा आई, सो थीटा आई के लिए हमको फ्रेम 1 को देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो थीटा आई इज़ द रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस। सो इसका मतलब है कि फ्रेम 0 को Z0 के अबाउट कितने एंगल पर रोटेट करना है, सो दैट X0 और X1 के बीच में जो एंगल है दैट बिकम 0। सो X0 अपना इस डायरेक्शन में है, X1 भी अपना इस डायरेक्शन में है। सो दोनों के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है दैट इज़ 0 डिग्री। दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो कोई भी एंगल नहीं है। बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी Z0 पे देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ रोटरी वेरिएबल थीटा 1। सो इसमें वेरिएबल पार्ट में वी विल राइट थीटा 1। सो 0 प्लस थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 1। नाउ DI देख लेते हैं। सो DI होता है ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 0 इन द डायरेक्शन ऑफ Z0 सो दैट X0 और X1 के बीच में जो डिस्टेंस है ऑफसेट वो 0 हो जाए। सो फ्रेम 0 को Z0 के डायरेक्शन में अगर मैंने X2 यूनिट मूव कर दिया यहाँ से यहाँ तक, सो मेरी X0 और X1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा X2, और क्वेश्चन में X2 की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है 40 मिलीमीटर। ठीक, नाउ AI इज़ द ट्रांसलेशन अलोंग द X एक्सिस। अब ये जो AI होता है ना, यहाँ पे अपने हायर नंबर फ्रेम की X एक्सिस के डायरेक्शन में लेते हैं, लोअर नंबर फ्रेम को मूव कराते हैं। ठीक, सो लोअर नंबर फ्रेम है फ्रेम 0, इसको मूव कराएंगे जो हायर नंबर फ्रेम है यानी फ्रेम 1 की X डायरेक्शन में मूव कराएंगे। ठीक, सो दैट मीन्स X1 की डायरेक्शन में फ्रेम 0 को कितने यूनिट्स मूव कराना है, सो दैट Z0 और Z1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। सो अगर मैंने फ्रेम 0 को यहाँ से पकड़ा और X1 की डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में X1 यूनिट मूव करा दिया यहाँ तक, सो अपनी Z0 और Z1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। सो AI की जगह पे आ जाएगा X1, और क्वेश्चन में X1 की वैल्यू हमको गिवन है 50 मिलीमीटर्स। नाउ अल्फा आई, सो अल्फा इज़ द रोटेशन अबाउट द X1 यानी कि जो हायर नंबर फ्रेम है उसकी X एक्सिस के अबाउट लोअर नंबर फ्रेम को रोटेट कराना है, सो दैट सो दैट Z0 और Z1 के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाए। सो अल्फा आई में हम देखेंगे अपने फ्रेम 0 को X1 के अबाउट कितना रोटेट करना है, सो दैट अपनी Z0 जो कि ऊपर जा रही है और Z1 जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रही है, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाए। सो मैं रफली बना लेता हूँ, ये अपना हो गया Z0 और ये कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रही है Z1। सो दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 प्लस होगा माइनस होगा उसका पता ऐसे चलेगा जब आप अपनी फिंगर को Z0 से Z1 की तरफ कर्ल कराओगे राइट हैंड की फिंगर्स को, सो आपका थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, ऑल्सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस अबाउट विच वी आर टेकिंग द रोटेशन। सो हम X1 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, X1 भी इसी डायरेक्शन में अपना क्या कर रही है, इसका ये डायरेक्शन है। सो थंब का डायरेक्शन X1 के डायरेक्शन में, दैट इज वाई वी विल टेक +90
इसके साथ प्लस करोगे ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि x1 पे, यहाँ पे कोई रोटरी वेरिएबल नहीं है, यानी कि थीटा 2 वगैरह नहीं है। थीटा 2 तो z एक्सिस पे है, x एक्सिस पे कोई भी रोटरी वेरिएबल नहीं है, दैट इज वाई इन द वेरिएबल पार्ट वी विल राइट 0। सो 90 + 0, 90 + 0 यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव 90 डिग्री। ठीक है, अब अपने सेकंड रो पे आ जाते हैं। सो इन सेकंड रो वी हैव टू एनालाइज फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। अब यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी बिकॉज फ्रेम 2 और फ्रेम 1 दोनों एक दूसरे पे पूरा ओवरलैप कर रहा है, खाली एक्सिस का डायरेक्शन चेंज है, सेम ओरिजिन से, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमको देखना है थीटा आई। सो थीटा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 अबाउट z1 सो दैट x1 और x2 के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए। सो x1 के बीच में ये है, x1 इधर जा रहा है और x2 ऊपर जा रहा है, सो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इन दी प्रेजेंट होम पोजीशन कांस्टेंट एंगल दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री। अब ये प्लस का 90 है कि माइनस का 90 है, इसके लिए यू हैव टू टेक दी राइट हैंड और उसकी फिंगर्स को कर्ल कराओ फ्रॉम x1 टुवर्ड्स x2। सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन दैट इज आउटसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, और यही डायरेक्शन अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी है, यानी कि z1 का भी सेम डायरेक्शन है, दैट इज वाई ये एंगल हो जाएगा पॉजिटिव 90। प्लस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी z1 पे इज देयर एनी रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट, सो द आंसर इज यस। अपने z1 पे थीटा 2 प्रेजेंट है, सो वेरिएबल पार्ट में वी विल टेक थीटा 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 90 + थीटा 2, सो यू कैन राइट 90 डिग्री प्लस थीटा 2, ठीक है ना। So this is 90 + theta 2. Now di. So di is the translation of frame 1 in the direction of z1 so that x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाए। सो ऑलरेडी x1 और x2 एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रही हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी जीरो है। सो हमको अपने फ्रेम 1 को z1 के अलॉन्ग मूव नहीं करना है, दैट इज वाई यहाँ पे आ जाएगा जीरो। नाउ ai. सो ai इज द ट्रांसलेशन अलॉन्ग द x एक्सिस ऑफ दी हायर नंबर्ड फ्रेम। सो हायर नंबर फ्रेम क्या है, दैट इज फ्रेम 2। सो हम अपने फ्रेम 1 को x2 की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना मूव करें, सो दैट z1 और z2 दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है या ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन वो जीरो हो जाए। सो अपनी z1 यहाँ से पास हो रही है और z2 यहाँ से पास हो रही है, सो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। अब दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में ऑफसेट जीरो होता है, कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज़ वाई हमें अपने फ्रेम 1 को x2 की डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी z1 और z2 के बीच में डिस्टेंस जीरो है। सो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। नाउ अल्फा आई। सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 अबाउट द x2 एक्सेस, यानी कि हायर नंबर्ड फ्रेम की x एक्सिस के अबाउट लोअर नंबर फ्रेम को रोटेट करना है, ठीक। सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 अबाउट द एक्सिस x2 सो दैट अपनी z1 और z2 के बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाए। सो z1 अपनी इस टाइप से है, कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रही है, z2 अपनी इस डायरेक्शन में है। सो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक। अब प्लस का है माइनस का है, उसके लिए यू हैव टू यूज द राइट हैंड रूल। सो z1 से z2 की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, थंब इज गोइंग टू पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड, और यही अपना डायरेक्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, x2 का। सो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज वाई दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सो वी विल टेक पॉजिटिव 90। सो ये तो हो गया कॉन्स्टेंट पार्ट, प्लस वेरिएबल पार्ट होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी है x2, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे देयर इज नो रोटरी वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी रोटरी वेरिएबल नहीं है, दैट इज वाई दिस इज 0 डिग्री। सो 0 + 90 यू कैन राइट पॉजिटिव 90 डिग्री, ठीक। सो ये अपनी रो 2 कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट अस कंप्लीट रो 3। सो रो 3 के लिए हमको फ्रेम 3 को देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम दैट इज फ्रेम 2। सो फ्रेम 3 ये है और फ्रेम 2 ये है, ठीक है ना। सो x2 और x3 के बीच में डिस्टेंस क्या है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है जॉइंट वेरिएबल d3। अब d3 एक जनरल वेरिएबल होता है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट कैन बी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। सो दिस इज अ
जनरल लीनियर वेरिएबल। सो हमने क्या करते हैं, हम जो प्रीवियस फ्रेम का ओरिजिन है दैट इज ओरिजिन 2 से जो नेक्स्ट फ्रेम का ओरिजिन है यानी कि ओरिजिन 3, इनके बीच की अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं गिवन है, सो आप इसके बीच की जनरल वैल्यू को अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर लीनियर वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हो। तो हमने माना है कि कभी ये जो जॉइंट है ये 10 सेंटीमीटर होगा, कभी ये 50 सेंटीमीटर होगा, मे बी कभी 150 सेंटीमीटर हो जाए। सो हम हर डायग्राम हर डिस्टेंस को तो अपने ड्राइंग पे शो नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ वाई हमने एक जनरल वेरिएबल मान लिया है, इसको हमने बोल दिया D3, ठीक है ना। तो ये अपना प्रिज्मेटिक जॉइंट की लेंथ बताता है। सो हम अज्यूम करते हैं इस गिवन इंस्टेंट पे ये D3 के बराबर है और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। सो थीटा आई देख रहे थे हम लोग। सो थीटा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 अबाउट द Z2 एक्सिस। Z2 एक्सिस के अबाउट फ्रेम 2 को कितना रोटेट करना है, सो दैट X2 और X3 के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाए। सो ऑलरेडी X2 भी वर्टिकली अपवर्ड है, X3 भी वर्टिकली अपवर्ड है। सो X2 तो पैरेलल है X3 के बीच में, देयरफॉर दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल तो ऑलरेडी 0 डिग्री है। बट अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखो, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अपनी Z2 और Z2 एक लीनियर जॉइंट है, यानी कि जो अपना जॉइंट 3 है वो एक लीनियर जॉइंट है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अपना लीनियर वेरिएबल प्रेजेंट है D3। सो यहाँ पे थीटा नहीं है, दैट इज़ वाई हम इसको लेंगे 0। सो 0 + 0 यू कैन सिंपली टेक इट 0 डिग्री। नाउ DI की बात करते हैं। सो DI इज़ द ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सिस। सो हम अपने फ्रेम 2 को Z2 यानी कि इस डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट कराएं, सो दैट X2 और X3 के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला ये 0 हो जाए। सो अगर मैं अपने फ्रेम 2 को यहाँ से ले जाकर Z2 की डायरेक्शन में D3 अमाउंट मूव करा दूँ, सो हमारी X2 X3 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा D3। नाउ अल्फा आई, सॉरी AI, सो AI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द X एक्सिस। सो हम अपने फ्रेम 2 को X3 की डायरेक्शन में कितना मूव कराएंगे, सो दैट Z2 और Z3 के बीच में जो डिस्टेंस है इन दिस डायरेक्शन वो 0 हो जाए। सो ऑलरेडी Z2 और Z3 दोनों के दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हैं यानी कि पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। देयरफॉर इन दिस डायरेक्शन X3 की डायरेक्शन में इनके बीच में कोई भी ऑफसेट नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा 0। नाउ अल्फा आई, सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू दी X एक्सिस ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम यानी कि X3। फ्रेम 2 को X3 के अबाउट कितना रोटेट करना है, सो दैट अपनी Z2 और Z3 के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाए। सो Z2 और Z3 दोनों कोलिनियर हैं, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। सो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज़ 0 डिग्री कांस्टेंट पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट के लिए हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखते हैं। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अपनी X3, यहाँ पे कोई भी रोटरी वेरिएबल नहीं है, दैट इज़ वाई वी पुट इट 0। सो यहाँ पे हो जाएगा 0। सो इस तरीके से हमने अपना DH पैरामीटर टेबल फिल कर लिया है। नाउ इन दी नेक्स्ट पार्ट we are going to write the homogeneous transformation equations. So let us write the different homogeneous transformation matrices. So सबसे पहले अपनी रो 1 को देखते हैं। So रो 1 के लिए जो अपना T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 आएगा वो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैंने मैटलैब से जनरेट करा है बिकॉज अदरवाइज इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम माई साइड। सो इसमें सबसे पहले हम लेंगे रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय θ1। सो यहाँ से उसके बाद ट्रांसलेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय X2। सो ट्रांसलेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय X2। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसलेशन अबाउट द X एक्सिस बाय X1, जहाँ पे X1 की वैल्यू है 50 mm। लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कंटिन्यूशन में है रोटेशन अबाउट द X एक्सिस बाय 90 डिग्री। सो जब आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे सो यू विल गेट दिस आंसर। ये हो जाएगा अपना T1 विद रिस्पेक्ट टू 0, दैट इज़ अ 4/4 मैट्रिक्स। सो इसकी जो ये टर्म है ना, दिस इज X1 मल्टीप्लाइड बाय cos θ1 और जो ये टर्म है दिस इज X1 मल्टीप्लाइड बाय sin θ1, ठीक है ना। सो ये जो बीच में एस्टरिस्क का ये मल्टीप्लिकेशन है। सो दिस इज T1 विद रिस्पेक्ट टू 0। सिमिलरली जब हम रो 2 को कंसिडर करेंगे, सो अपने रो 2 में θ1 की वैल्यू 90 + θ2। सो यहाँ पे हमको रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस बाय 90 + θ2
फॉलोड बाय अल्फा आई 90 डिग्री। सो अल्फा आई होता है रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस बाय 90 डिग्री। सो इन दोनों मेट्रिसेस की जब आप इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करोगे सो अल्टीमेटली यू विल गेट T2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और ये इसकी वैल्यू है, ठीक। सो दिस इज साइन थीटा टू कॉस थीटा टू कॉस थीटा टू साइन थीटा टू, यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक। सिमिलरली अपनी थर्ड रो में खाली डी आई पे अपनी वैल्यू है D3। सो डी आई होता है ट्रांसलेशन अलोंग दी z एक्सिस बाय D3 अमाउंट। सो उसकी जो आप वैल्यू लिखोगे सो दिस इज T3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग 4x4 मैट्रिक्स और ये जो एलिमेंट है दिस इज D3, ठीक। नाउ वी हैव टू टेक द ओवरऑल होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या फिर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो दैट इज नथिंग बट T3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। इसके लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 3 मैट्रिसेस। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट अ 4x4 मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो ये कॉलम वाइज एलिमेंट्स हैं, ठीक। सो ये अपना टोटल आंसर हो गया फॉर एनी जनरल पोजीशन। नाउ इसको हमें वेरीफाई करना है, मतलब इसको हमें कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है फॉर दी होम पोजीशन, जिसके लिए हमने डायग्राम बनाया है। सो होम पोजीशन में हमने θ1 को 0 डिग्री पुट करा था, θ2 को 0 डिग्री पुट करा था, x1 50 mm हमें गिवन है, x2 40 mm हमें गिवन है। सो ये जब आप चार डेटा को इस मैट्रिक्स में पुट करोगे सो कॉस θ1 साइन θ2 ये जो जितने θ1 θ2 हैं यहाँ पे 0 पुट करोगे और x1 और x2 जो हैं यहाँ पे आप 50 और 40 रिस्पेक्टिवली पुट करोगे। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट दिस 4x4 मैट्रिक्स। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिंप्लीफाइड फॉर द होम पोजीशन। होम पोजीशन में इसकी वैल्यू ये होगी। सो अब इसको हम अपने होम पोजीशन के लिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल है और हमारे जो कोऑर्डिनेट फ्रेम एक्सिस हमने असाइन करे हैं दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। सो उसके लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो लेट अस नाउ वेरीफाई द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल फॉर द होम पोजीशन। सो जैसा आप देख रहे हो ये अपना काइनेमेटिक डायग्राम है और इस पे हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को असाइन कर रखा है। साथ ही साथ जो अपना T3 विद रिस्पेक्ट टू 0 यानी कि जो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था फॉर द होम पोजीशन इज गिवन बाय दिस 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये अपना कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। सो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल वे में डिवाइड कर दूं सो आई कैन डिवाइड इट लाइक दिस। सो ये जो अपर लेफ्ट साइड में जो 3x3 का मैट्रिक्स है सो दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स, दिस 3x1 इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये हो गया स्केल फैक्टर, ये हो गया पर्सपेक्टिव और ये अपना स्केल फैक्टर, ठीक है। सो लेट अस नाउ वेरीफाई आवर मॉडल फॉर द होम पोजीशन। सो इफ आई टेक दिस फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट 0 है, दिस एलिमेंट इज 0, बट ये जो लास्ट एलिमेंट है दिस इज 1 और ये होता है u डॉट प्रोडक्ट z और दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1 है, मतलब दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। सो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट कॉलम है इससे हमें पता चलता है कि जो u एक्सिस है, u होता है आपके मूविंग फ्रेम यानी कि फ्रेम 3 का एक्सिस जो कि x डायरेक्शन में है। सो अपने फ्रेम 3 की एक्सिस जो कि x डायरेक्शन में है दैट इज x3, इसी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये वाली एक्सिस और अपनी z एक्सिस यानी कि फिक्स्ड फ्रेम की वो एक्सिस जो z के डायरेक्शन में यानी कि ये एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, मतलब दोनों पैरेलल होंगी। सो ये अपनी z 0 है और ये अपनी x3 है, दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चला फर्स्ट कॉलम से। नाउ सेकंड कॉलम को अगर हम देखें सो सेकंड कॉलम इज 0 -1 एंड 0। सो जो एलिमेंट 0 0 है उसको हम इग्नोर करेंगे। ये जो एलिमेंट है -1, सो ये जो -1 है ये होता है v डॉट y और दोनों की वैल्यू -1 है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल जो है वो एंगल होगा 180 डिग्री। सो v और y के बीच में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिकल मॉडल। अब क्या हमारे कोऑर्डिनेट फ्रेम्स में ऐसा हो रहा है ये हम अभी वेरीफाई कर लेंगे। सो v होता है, ये होता है अपने मूविंग फ्रेम की वो एक्सिस जो y के अलोंग है। सो ये अपना मूविंग फ्रेम है, इसकी एक्सिस जो y के अलोंग है।
सो ये हो गई अपनी एक्सेस जो कि y के अलोंग है, दैट इज y3। इसी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी एक्सेस है अपनी ये एक्सेस जो कि y के अलोंग है फिक्स्ड फ्रेम की। सो फिक्स्ड फ्रेम की एक्सेस जो कि y के अलोंग है, यानी ये तो माइनस y है, सो प्लस y होगा आपका इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ठीक। सो ये हो गया पॉजिटिव y और ये हो गया v यानी कि y3। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है? द एंगल इज 180 डिग्री बिकॉज दिस इज गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन और ये जो अपना y3 है दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। सो ये अपना यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब जो अपना थर्ड कॉलम है वो है ये। सो इसके दो एलिमेंट जीरो हैं ओनली, टॉप एलिमेंट इज 1। सो ये जो एलिमेंट है, सो इसकी जो वैल्यू है, सो ये होता है w डॉट प्रोडक्ट x। सो इसका मतलब है दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, दोनों एक्सेस पैरेलल होंगी। नाउ w जो होता है अपने मूविंग फ्रेम की z एक्सेस होती है। सो मूविंग फ्रेम की z एक्सेस हो गई w, और जो x होता है वो अपने फिक्स्ड फ्रेम की x एक्सेस है, ठीक। सो ये है फिक्स्ड फ्रेम, इसकी x एक्सेस है ये x0, ठीक। सो दोनों के बीच में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है, इसलिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब दोनों पैरेलल होंगी। सो ये हमको यहाँ से पता चल रहा है, दिस एंड दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर जो अपना रोटेशन पार्ट है दैट इज वेरीफाइड। नाउ अब हम अपने ट्रांसलेशन पार्ट की बात करते हैं। सो ट्रांसलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज d3 प्लस 50, ठीक है ना। सो ये आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होता है dx, यानी कि अपना जो जीरो फ्रेम का ओरिजिन है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम जीरो, यहाँ से लेके जो एंड इफेक्टर का ओरिजिन है यानी कि O3 ये पॉइंट। अब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में x0 यानी कि इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है वो ये हमें बताएगा। सो दिस इज गिवन बाय d3 प्लस, सो दिस इज गिवन बाय d3 प्लस 50 मिलीमीटर बिकॉज द यूनिट्स आर इन मिलीमीटर, ठीक। सो क्या ऐसा अपना एक्चुअल में हो रहा है? इसको हम यहाँ से गिन लेंगे। सो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं नापूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x0 यानी कि इस डायरेक्शन में, सो अगर मैं इस डिस्टेंस को जोड़ लेता हूँ, सो ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, सो सम ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू द distance between the two origins along the x axis of the fixed frame। so इसकी वैल्यू क्या है? this is equal to x1, और x1 हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 50 मिलीमीटर। और ये क्या है? this is d3। so d3 क्या है? अपना जनरल वेरिएबल है, so I can write d3। therefore x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ओरिजिन 3 का ओरिजिन 1 से इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर प्लस d3। सो ये हमको अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से पता चल रहा है। सो दिस इज d3 प्लस 50 mm, ठीक है। सो ये जो है दिस इज d3 प्लस 50 मिलीमीटर्स। जो सेकंड एलिमेंट है अपना, जो सेकंड एलिमेंट है, सो ये जो सेकंड एलिमेंट है दिस इज 0। इसका मतलब है कि अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम का जो 0 फ्रेम है इसके ओरिजिन का फ्रेम 3 के ओरिजिन में y एक्सिस के अलोंग यानी कि इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन कितना डिस्टेंस है? तो उसका आंसर होगा 0 बिकॉज ये जितना भी फ्रेम्स हैं ये सारे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन पे बनाए गए हैं। देयरफॉर इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन प्लेन इस डायरेक्शन में इनसाइड द प्लेन जो ऑफसेट है वो 0 है, दैट इज वाई यहाँ से हमको पता चल गया dy अपना 0 है। और ये जो थर्ड है दैट इज थर्ड एलिमेंट है, सो ये है अपना थर्ड एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय dz। सो अगर मैं dz को लिख दूं, सो दिस इज dz और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 40 मिलीमीटर। सो dz होता है फिक्स्ड फ्रेम के ओरिजिन से मूविंग फ्रेम के ओरिजिन तक का डिस्टेंस अलोंग द z एक्सिस। z एक्सिस किसकी? फिक्स्ड फ्रेम की z एक्सिस। सो फिक्स्ड फ्रेम की z एक्सिस है z0, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मैं ये वाले ओरिजिन की इस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं तो कितनी आएगी? सो इसका आंसर है ये वाला डिस्टेंस। सो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं दैट इज इक्वल टू x2, और क्वेश्चन में x2 की वैल्यू गिवन है हमको 40 मिलीमीटर। सो यहाँ से अपना आ गया 40 मिलीमीटर, ठीक है।
सो इस तरीके से हमने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को वेरीफाई कर लिया। दिस इज़ 40, सो ये हो गया अपना 40 मिलीमीटर, ठीक। एंड ये हो गया अपना स्केल फैक्टर एंड दिस वन इज़ पर्सपेक्टिव। सो अब हम कह सकते हैं कि हमने जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल निकाला है, जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हमने असाइन करे हैं और जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी आई है, इसको हमने अपने होम पोजीशन के लिए वेरीफाई कर लिया है। सो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की एक बात है, अगर आपने इसको होम पोजीशन के लिए वेरीफाई कर लिया है, देन इट मीन्स थ्रू आउट द एंटायर रेंज ऑफ मोशन ऑफ द रोबोट, ये अपना जो मॉडल है ये वेरीफाइड रहेगा और करेक्ट रहेगा, ठीक है। सो हेंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड द करेक्टनेस ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल। सो अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो अब अपने क्वेश्चन का मेन पार्ट करना है। सो गिवन है हमको x1 और x2 की वैल्यूज, ठीक है। साथ ही साथ एक जॉइंट वेरिएबल गिवन है q, जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। सो ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो टूल पॉइंट है यानी कि पॉइंट P, इसकी ओरिएंटेशन एंड पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द फिक्स्ड फ्रेम व्हेन द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड q आर गिवन टू यू। सो अब ये हमें करना है। सो अभी हम इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। सो जो गिवन डेटा है, सो गिवन डेटा इज इक्वल टू दिस जॉइंट वेरिएबल। ये जॉइंट वेरिएबल हमको पता है, इसमें 3 हमारे एलिमेंट्स हैं। सो आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैप हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आपको पता है रोबोट में अपने फर्स्ट जॉइंट था ट्विस्टिंग जॉइंट। सो ये जो 90 की वैल्यू है ये हमको दी है θ1 की वैल्यू। ये जो 45 -45 है ये अपने सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है। ये जो जॉइंट वेरिएबल होता है इसकी वैल्यूज डायरेक्टली इन ऑर्डर इन सीक्वेंस हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम से जाके मैच हो जाती हैं, ठीक है, उन पे मैप हो जाती हैं। और ये जो थर्ड वैल्यू 100 mm, सो ये आपको पता है जो अपना थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम है D3, वो एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है। सो एक लीनियर डायमेंशन हमको गिवन है। सो ये चीज़ें आपको गिवन है और क्वेश्चन के डायग्राम से हमको पता है x1 जो कॉन्स्टेंट लेंथ है उसकी वैल्यू है 50 mm और x2 जो एक कांस्टेंट लेंथ है उसकी वैल्यू है 40 mm, ठीक। सो ये पांचों वैल्यू यानी कि θ1 θ2 D3 x1 और x2, ये 5 जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ये हमको अपने ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यानी कि जो हमारा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल निकल के आया था, है ना, इस मॉडल में आप देख सकते हो। सो ये जो 1 है दिस इज नथिंग बट cos θ1। सिमिलरली ये जो C2 है इसका मतलब cos θ2 यानी कि θ1 θ2। ये जो x1 है ये हो गया, साथ ही ये x2 हो गया और ये D3 हो गया। तो ये जो θ1 θ2 x1 x2 और D3 है, इस सब में आपको ये जो 5 वेरिएबल्स की वैल्यू है इसको पुट करना है। ये तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ना। सो ये हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल में डिराइव करा था। नाउ आपको ये सिंपल काम करना है। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, θ2 इक्वल्स टू -45 डिग्री और D3 की जगह पे लेना है 100 mm। साथ ही साथ x1 हो जाएगा 50 mm, x2 हो जाएगा 40 mm। ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करोगे। सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम इसको लिखते हैं, जो अपना इस टाइप से हमने लिखा होता है ये हम ऐसे डिनोट करते हैं ना। सो वी डिनोट इट लाइक दिस। ये अपना ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो जब आप शॉर्ट में से लिखते हो तो यू जस्ट स्किप द स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अब हमको ये बताना है कि हमने इसमें जो जॉइंट वेरिएबल q है यानी कि ये जो जॉइंट वेरिएबल है इसकी जो 3 वैल्यूज़ हैं हमने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल में जॉइंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है। सो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के q लगा देते हैं। इसका मतलब जो ओवरऑल मैट्रिक्स था ये वाला, इसमें हमने q में जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं, ठीक। सो ये पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टूल पॉइंट विल बी इक्वल टू दिस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स when we apply the values of the joint variables to this matrix। so ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन 5 वेरिएबल्स की θ1 θ2 D3 x1 और x2 इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सो उसको सॉल्व करोगे। सो अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करोगे ये सारी 5 वैल्यूज़ पुट करने के बाद सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस और यही अपना आंसर है। सो जो एंड इफेक्टर की पोजीशन है, सो अगर मैं लिख दूँ पोजीशन ऑफ एंड इफेक्टर, अपने एंड इफेक्टर की पोजीशन इज इक्वल टू ये जो 3 एलिमेंट हैं 3x1, ये पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पोजीशन के लिए जो आंसर है दैट इज इक्वल टू
दिस पैरामीटर, मतलब एंड इफेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड फ्रेम के एक्स कोऑर्डिनेट से 0 पे है मिलीमीटर्स, एंड इफेक्टर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो फिक्स्ड फ्रेम के वाई कोऑर्डिनेट से मतलब ओरिजिन से अपना 120.71 mm की दूरी पे है। सो यू कैन राइट द यूनिट्स। और अपना जो एंड इफेक्टर का ओरिजिन है वो अपने फिक्स्ड फ्रेम के ओरिजिन से z एक्सिस के डायरेक्शन में -30.71 mm है। सो ये पोजीशन हो गई। सिमिलरली जो आपकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, ओरिएंटेशन में ये जो ऊपर का 3x3 मैट्रिक्स है ये वाला, ये आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर एक्सप्रेस्ड इन द डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मेट। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मेट में ओरिएंटेशन को हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक। सो ये हो गई पोजीशन और ये हो गई ओरिएंटेशन। when the value of theta 1 is equal to 90 degree, so when the value of theta 1 is equal to 90, theta 2 is equal to -45 एंड d3 की वैल्यू हो जाएगी 100 मिलीमीटर, तब आपका एंड इफेक्टर यानी टूल पॉइंट उसकी पोजीशन होगी ये और उसकी ओरिएंटेशन होगी 3x3 मैट्रिक्स, जो आप यहाँ से सीधे लिख देना। सो विद दिस वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ये हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिए हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज वी आर गोइंग टू सॉल्व 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्कारा रोबोट। सो अब हम अपना 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रोबोट सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले हम एक स्कारा रोबोट को सॉल्व करेंगे, ठीक। हम इसमें ज़्यादा नहीं, 1 या 2 करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद वी विल सॉल्व 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट्स एंड अल्टीमेटली वी विल सॉल्व 1 और 2 गुड क्वालिटी क्वेश्चन रिलेटेड टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट। उसके बाद ही अपना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट लेक्चर सीरीज रिलेटेड टू द इनवर्स काइनेमेटिक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।